तो आईपीओ मार्केट में फिर से गर्मी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ओयो ने अपने आईपीओ को लाने की तैयारी जो शुरू कर दी है और इस आईपीओ का साइज भी भारी भरकम होने वाला है। जी हाँ, ओयो की पेरेंट कंपनी जिसका नया नाम प्रिज्म है, इसको अपने शेयर होल्डर्स से इस मेगा आईपीओ के लिए हरी झंडी मिल गई है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक पैसा बनाने का सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा जोखिम है जिससे दूर ही रहना बेहतर होगा। चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। 20 दिसंबर 2025 को ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म ने अपने बड़े शेयर होल्डर्स के साथ एक स्पेशल मीटिंग की। इस मीटिंग में सबने मिलकर आईपीओ लाने के प्लान को मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि कंपनी अब पब्लिक से 6,650 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी कर सकती है। जी हाँ, ये आईपीओ 6,650 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो एक बात तो साफ है, वो ये कि आपको बता दूं, ये आईपीओ का लॉन्च नहीं है, लेकिन लॉन्च की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जरूर है। यानी कंपनी के मालिक और बड़े इन्वेस्टर्स अब पब्लिक से पैसा लेने के लिए तैयार है, मतलब पब्लिक के पास जाने को तैयार है। अब बस सेबी की मंजूरी और बाजार के सही मूड का इंतजार करना है। ये खबर इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये ओयो की तीसरी बार की कोशिश है, क्योंकि इससे पहले 2021 में भी ओयो आईपीओ लाने का प्लान बना चुका था, लेकिन तब खराब मार्केट के चलते उसे ये प्लान टालना पड़ा। फिर 2023 में भी कोशिश की, पर वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बार कंपनी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, तो मतलब आईपीओ आ सकता है। एक और मज़ेदार बात बताऊं, कंपनी ने अपनी पहचान भी बदल दी है। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था, कंपनी का नाम अब बदल चुका है। पेरेंट कंपनी का नाम पहले ओरेवल स्टेज था, जो अब बदल कर प्रिज्म हो गया है। ये सिर्फ नाम का बदलने तक सीमित नहीं है, मतलब ये नाम बदलने वाली बात नहीं है केवल, बल्कि ये बताने की कोशिश है, ये बताने का एक तरीका है कि ये सिर्फ ओयो का एक होटल का खेल नहीं रह गया है। अब प्रिज्म के छाते के नीचे मोटल 6 से लेकर टाउन हाउस और संडे जैसे कई ब्रांड आ गए हैं। इस आईपीओ को सही से समझने के लिए ओयो के कमाल के सफर को जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू हुई थी 2013 में, जब रितेश अग्रवाल ने ओरेवल स्टेज की शुरुआत की थी। आइडिया सिंपल था, भारत के छोटे मोटे बिखरे हुए से होटलों को टेक्नोलॉजी की मदद से एक भरोसेमंद ब्रांड बनाना। और ये आइडिया काम भी कर गया। देखते ही देखते ओयो भारत का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बन गया। फिर आया तूफानी ग्रोथ का दौर। सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशकों ने पैसा पानी की तरह बहाया और ओयो ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, यूरोप और अमेरिका में भी अपने झंडे गाड़ दिए। एक वक्त था जब ओयो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली होटल चेन बन गई थी, लेकिन फिर वक्त बदल गया। कंपनी पर होटल मालिकों के साथ धोखाधड़ी, पेमेंट में देरी और कमाई के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जैसे गंभीर आरोप लगे। कई शहरों में होटल वालों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया ओयो के खिलाफ। कंपनी हजारों करोड़ के घाटे में चल रही थी, जिससे उसकी स्थिति और स्थिरता पर सवाल खड़े होने लगे। और फिर ये कोरोना वाला टाइम आ गया। इस महामारी ने पूरी की पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी और ओयो को सबसे ज़्यादा चोट पहुंची। उस टाइम में कंपनी को हज़ारों लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा और अपना कारोबार समेटना पड़ा। ज़्यादातर लोगों के मन में यही था कि भैया अब ओयो की कहानी तो समाप्त हो गई, खेल खत्म हुआ। लेकिन कहानियां ऐसे खत्म कहाँ होती हैं। ओयो ने सिर्फ कमरों की गिनती बढ़ाने की दौड़ छोड़कर कमाने पर ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, खर्चों पर लगाम कसी और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। और इसी का नतीजा है कि आज कंपनी लगातार मुनाफे में है। अब बात मुद्दे पर। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसकी तिजोरी का हाल जानना जरूरी है। इसलिए आईपीओ आए उससे पहले जरा इसका तिजोरी का हालचाल समझ लेते हैं। यानी ओयो की कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है इस मुद्दे पर आकर। जो कंपनी कुछ साल पहले तक अपने भारी भरकम घाटे के चक्कर में बदनाम थी, आज वो लगातार प्रॉफिट में है। कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में ही ओयो ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा है। कंपनी की कमाई भी 47% बढ़कर 2019 करोड़ रुपए हो गई है।
इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी कंपनी की रेटिंग को स्टेबल बताते हुए भरोसा जताया है। मूडीज़ का अनुमान है कि 2026 तक कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर लगभग 2,496 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी में एक पेंच भी है, और वो ये कि कर्ज कितना है कंपनी पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पर 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। ये ही एक बड़ी चिंता की वजह भी है, और उम्मीद है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा इसी कर्ज को चुकाने में जा सकता है। एक निवेशक के तौर पर आपको ये देखना होगा कि कर्ज चुकाने के बाद कंपनी के पास अपनी ग्रोथ के लिए कितना पैसा बचता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। सुनने में आ रहा है कि कंपनी इस आईपीओ में 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन मांग सकती है। यहाँ 2021 के 12 बिलियन डॉलर के टारगेट से तो इसे कम ही देखा जा रहा है, लेकिन आज के मार्केट के हिसाब से भी ये अभी भी एक दमदार वैल्यूएशन है। क्या कंपनी से जस्टिफाई कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक बात कंपटीशन की है, तो कंपनी का सीधा मुकाबला एयरबीएनबी, Booking.com और मेक माई ट्रिप जैसे बड़े खिलाड़ियों से है। तो आईपीओ जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन क्या ये अपनी वैल्यूएशन को उतना जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। तो देखा जाएगा जब आईपीओ आता है, लेकिन फिलहाल के लिए खबर इतनी है, और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।